बाद एक स्थानीय लोगों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां उसका इलाज चल रहा है, तो वहीं उसकी जानकारी मिलते ही CWC ने भी जांच शुरू की है। साथ ही उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। इनकी बच्ची जो सुबह 4 बजे किसी राहगीर को मिली थी, उसने यहाँ जेएलएन पहुंचाया। उसके सिर पे अलग अलग हिस्सों पे काफ़ी घाव थे। उन घावों को हमने यहाँ पे सूचर लगवाए। पीडियाट्रिक सर्जरी वालों ने उसको देखा है और उसके अंदर सूचर लगाए हैं। अभी बच्ची की कंडीशन आई जब काफ़ी क्रिटिकल थी, साइनोसिस भी था उसको और ब्लड लॉस भी काफ़ी हुआ था, तो हीमोग्लोबिन की कमी थी, तो इसके लिए भी हमने ब्लड प्लान किया। ब्लड लग रहा है। बच्ची की कंडीशन अभी ठीक है। और अब आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर SMS हॉस्पिटल स्थित कार्डियक सेंटर के निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आई है। कार्डियक बिल्डिंग के बाहर टैंक की खुदाई के चलते पास ही में बनी बिल्डिंग में क्रैक आ गया। इससे बिल्डिंग मालिक खौफ में है। तस्वीरों में भी दिख रहा है कि दुकान के बगल में JDA ने 50 फीट का एक गहरा गड्ढा खोदा है और इसके चलते बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। बिल्डिंग में जगह जगह क्रैक आए हुए हैं। हालांकि बिल्डिंग को खाली भी करवा लिया गया है। माना जा रहा है कि गड्ढे को खोदने से पहले JDA के इंजीनियर्स ने ठीक से पाइलिंग का काम पूरा नहीं किया। निर्माण कार्य में जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से ये क्रैक आए हैं। साय में है, कभी भी ये गिर सकती है और हमें तो ये लगा, लेकिन हमने प्रिंसिपल साहब को भी फोन करके बताया तो उन्होंने कहा JDC को हमने बता दिया है, वो आ रहे हैं। लेकिन फिर भी 24 घंटे तक कोई कार्रवाई हो नहीं पाई उस मामले में। प्रशासन भी लापरवाह रहा या जो भी हॉस्पिटल हुआ तुरंत कार्रवाई नहीं की गई। अभी भी जब बिजनेस खराब हो रहा है, 4 दिन दुकान में है, कोई पास आने की नहीं सोच रहा, दुकान में गिरने का डर है। हमने पहले इनको बोला भी था कि बिल्कुल है ना, जो दुकान से सटा के इन्होंने नीचे पिलर लगाए थे, बेसमेंट की खुदाई करी इन्होंने करीब 50 फुट। और हमारे को 2-3 दिन पहले ही ऐसे क्रैक आ रहे थे, तो हमने इनको बोला भी था, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने पिलर लगा रखे हैं, आपकी कुछ भी नहीं होगा नुकसान, आप सेफ जोन में हो। लेकिन उसके बाद शनिवार को 4 बजे के करीब और जैसे एकदम बहुत कट की आवाज़ आई और ये हमारे जो नीचे कोटा स्टोन का फर्श बना था उसके जो चौके थे वो ऊपर उछलने लग गए और ऊपर से भी क्रैक आ गया। SMS हॉस्पिटल की ये जो कार्डियोलॉजी बिल्डिंग है, इसके बेसमेंट की खुदाई के अंदर बड़ी लापरवाही है जो सामने आई है। बगली में बनी ये जो दुकानें हैं, इनके अंदर बड़ा क्रैक आ गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि ये जो बिल्डिंग यहाँ पर जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, जिसका बेसमेंट खोदा गया, इस बेसमेंट की खुदाई के अंदर कहा जा सकता है कि JDA प्रशासन की जो बड़ी लापरवाही है वो सामने आई है। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लोगों की सूझबूझ से अब जो काम है वो बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब ये बिल्डिंग है कभी भी गिर सकती है। हालांकि जो व्यापारी हैं उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द ये जो बिल्डिंग है इसको ठीक किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। लेकिन ये जो बिल्डिंग है कहीं ना कहीं लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। यहाँ पर जो आवाजाही है लोगों की, वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। JDA के जो इंजीनियर्स हैं अब इस अपनी खामी को छुपाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो निर्माण कार्य है जिसके अंदर लापरवाही आई है उसके ऊपर कोई एक्शन हो पाता है या नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर अलवर से है। यहां पर दिल्ली रोड पर सड़क धंसने के मामले में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यहां क्रेन की मदद से सड़क में बने गड्ढे में गिरे डंपर को बाहर निकाल लिया गया है। करीब 4 घंटे तक ये मशक्कत चलती रही। बता दें कि सीवरेज लाइन में धंसने की वजह से सड़क में बड़ा गड्ढा हो गया था, जिसमें पूरा का पूरा डंपर समा गया था। दिल्ली रोड पर फंसे जो डस्ट का जो डंपर था उसको अभी 4 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद में बाहर निकाला जा चुका है। क्रेन की सहायता से डंपर को बाहर निकाल लिया गया है और अब हम आपको दिखाते हैं कि मौके पर किस तरह से लोगों की भीड़ जमा है और किस तरह से जो डंपर है उसको किस तरह से क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है और 4 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद में बाहर निकाला गया है। वहीं मौके पर जो है जो SDM है प्रतीक जुईकर, वो मौके पर पहुंच गए थे और साथ में यहाँ पर जो तहसीलदार है वो पहले से ही यहाँ पर जो है नजर बनाए रखी हुई थी और साथ में जो इस तरह से जो यहाँ पर जो डंपर को बाहर निकाला गया, लेकिन किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। अचानक ये जो डंपर है वो सीवरेज लाइन नीचे से निकल रही थी और ये गड्ढे के अंदर धंस गया था और उसके बाद में यहाँ जो ड्राइवर था वो बाल यहाँ जो बच गया और उसको जो है डंपर को बाहर अब निकाल लिया गया है। लेकिन 4 घंटे
लगे, क्योंकि मौके पर प्रशासन जो है वो बहुत लेट लतीफी से पहुंचा था और प्रशासन को सूचना मिलने के बाद भी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था। लोगों की स्थानीय यहाँ भीड़ मौजूद थी, लेकिन लोगों की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में मौजूद था और बैरिकेटिंग भी की गई थी। लेकिन डस्ट से भरे जो डंपर है उसको निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि प्रशासन के पास में किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं थे, न कोई जेसीबी थी, न कोई क्रेन थी जिससे कि उस डंपर को तत्काल बाहर निकाला जा सके। लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ है और क्रेन जो है बड़ी, उससे इस डंपर को बाहर निकाला गया है। और मौके पर जो अधिकारी है, नगर निगम के जो आयुक्त हैं जितेंद्र नरूका जी, और साथ में जो यहाँ पे तहसीलदार है वो भी नजर बनाए हुए हैं, और जो मौके पर जो ट्रैफिक जो जाम था उसको एक तरफा खुलवा दिया गया है। और आगे भी अब इस देखते हैं कि किस तरह से प्रशासन इस पर कार्रवाई कर पाता है। नितिन शर्मा, न्यूज 18 अलवर। दौसा में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई और बीजेपी नेता जगमोहन मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। जगमोहन मीणा ने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों की मांग यही रही है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हो। साथ ही कहा कि यह मामला चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा है, ऐसे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। इंस्पेक्टर वाला मामला तो मेरी समझ में हाईकोर्ट में चल रहा है, मेरी टिप्पणी वैसे भी ठीक नहीं होगी। और उसमें करीब करीब सभी ने ये कहा है कि ये परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, और उसी कारण से माननीय हाईकोर्ट भी उधर ही लेके निर्देशित करने की उन्होंने ऐसा किया है। तो लगता है कि शायद सब इंस्पेक्टर एग्जाम रद्द होगी। अजमेर में आज धर्म संसद में सिंधी संतों की पुष्कर में कुंभ करने की मांग की गई है। साथ ही पुष्कर में संत सिटी बनाने के साथ देश के 13 अखाड़ों के साथ प्रमुख संतों को स्थान देने की मांग की गई। इससे धार्मिक आस्था को प्रकट करते हुए गुरुकुल स्थापित किए जा सके। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में चल रहे बाबा ईसर दास साहिब के शताब्दी महोत्सव में महामंडलेश्वर हंस राम उदासीन ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है। ऐसे में सरकार तीर्थराज पुष्कर में कुंभ का आयोजन और कॉरिडोर का शीघ्र निर्माण करे। यहाँ ऐसे आयोजन लगातार होने चाहिए। छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ की तट पर पुष्कर राज में कुंभ लगाएं, 13 अखाड़ों को व प्रतिष्ठित जो संतों के स्थान है उनको जगह दें, जो गुरुकुल वो चालू करें। और जो पहले कॉरिडोर बनाने की बात थी, माननीय लखावत साहब ने, श्रीमती माननीय हमारी मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा जी, उनके टाइम में बात थी संत सिटी बनाने की, वो अभी आधे में है। अभी केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों जगह हमारी सरकार है। इस कार्य को मुख्य रूप से पहले करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। धौलपुर से अगली खबर लेते हैं, जहां पर निहालगंज थाना क्षेत्र के जैन मंदिर के पास स्थित दिनेश मेडिकल स्टोर में रविवार देर शाम को चोरी की घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने दुकानदार के गले में रखी 40,000 रुपए पार कर लिए। चोरी की वारदात मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर भी देख पा रहे होंगे। देखिए, शख्स आराम से गले में हाथ डालकर करीब 40,000 रुपए की नकद राशि चुराकर फरार हो जाता है। वो एक व्यक्ति आया था, उसने मेरे से दवाई मांगी, दवाई लेने में अंदर गया। इस बीच में उसने दराज खोल करके और पैसा निकाल लिया। और कितने पैसे थे गले में? गले में करीबन 3-4 दिन की दुकानदारी थी, 40,000 रुपये करीब बैठेंगे। और जो पेमेंट करना था मेरे को लोगों को, तो उसके जाने के बाद में मैंने वो देखा तो उसने चली नहीं। तो मैं सीसीटीवी फुटेज देखा तो मालूम पड़ा कि उसमें 2 बार दराज खुली है। भाई, बांसवाड़ा में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोरों का गिरोह मंदिर को भी निशाना बना रहा है। रविवार को तलवाड़ा के जैन मंदिर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। अनुमानित तौर पर 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जैन समाज की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक चांदी कुल उसके बड़े छत्र, 28 छोटे छत्र और 16 प्रतिहाय, 2 चांदी के अभिषेक कलश और 3 दान पेटी तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए की दान राशि चोरी कर ले गए। इसके अलावा चोरों ने अंत में मुख्य संभवनाथ मंदिर का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज सुनकर चौकीदार जाग गया, जिसकी वजह से चोर मौके से फरार हो गए। हमारे तलवाड़ा जैन मंदिर में कुछ बदमाश अंदर घुस के और मूर्तियों पे लगे चांदी के छत्र चोरी करके ले गए। मैं भी मौके पर आ गया हूँ। SHO साहब खुद आए हैं, हम स्टाफ और सारी टीम लेके आए हैं।
घटनास्थल हमने देख लिया है और भी कैमरे हम दिखवा रहे हैं। हम शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेंगे। कोटा के उद्योग नगर इलाके के उम्मेदगंज में एक युवती को उसी के घर में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, जिसमें युवती झुलस गई। पीड़िता के मुताबिक जब वो घर में सो रही थी कि पुरानी रंजिश को लेकर 4 लोगों ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। चीखने चिल्लाने पर घर में मौजूद लोगों ने उसकी जान बचाई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। युवती को अब MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चार तो लोग थे और 3-4 उनके चौकीदार थे। वो मेरे को पहले तो मेरा मुंह बंद किया, फिर मेरे को वहाँ पे पकड़ा, पे मेरे कम्बल में उन्होंने ना पेट्रोल डाला। फिर वो तो आग जला के, वो तो जैसे आग जलने लगी ना, वो तो फिर भग गए। फिर मैं जैसे मेरे पीछे आग लगी ना, जो फिर मैं रोई ना, जो मेरी दादी आई थी, फिर उसने पानी डाला था। अच्छा। और वो कार में आई थी। तो यहाँ चौकीदारी करे थी नेर के साइड पे, और वहाँ से जैसे फोन आया ना, जब मुँह पे भाग गई, मैं पुलिस वाला ले गया था। आप लोग देख नगरी की थानी। बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। 2 थार में सवार बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। क्रिकेट खेल रहे युवकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश तक की गई। सीके बिरला अस्पताल के पीछे खाली मैदान में हमला हुआ। पुलिस के पहुंचने के बाद उत्पात मचा रहे युवक, पुलिस ने बमुश्किल बदमाशों पर काबू पाया। मौके से पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 थार गाड़ियों को भी सीज किया गया है। धौलपुर, अलवर और भरतपुर के रहने वाले ये आरोपी बताए जा रहे हैं। जयपुर रहकर पढ़ाई कर रहे थे ये सभी। पुलिस ने युवकों के परिजनों को भी इस बारे में इत्तला दे दी है। ये देखिए किस तरीके से थार में सवार होकर ये बदमाश आतंक मचाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 थार आपको नजर आ रही हैं और ये खाली मैदान जो है क्रिकेट खेल रहे युवकों पर वहां गाड़ी चढ़ाने की कोशिश इन सब ने की है। सीके बिरला अस्पताल के पीछे जो खाली मैदान है वहां पर यह हमला किया गया है। इन आरोपियों के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये सभी यहां पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। जयपुर से बड़ी खबर है। नरेश मीणा को लेकर बहुत बड़ी खबर। नरेश मीणा को राहत मिल गई है। निचली अदालत से एक मामले में राहत मिली। छात्र जीवन में आंदोलन से जुड़े मामले में राहत मिली है। 2 मामलों में नरेश मीणा की कोर्ट में पेशी हुई। एक मामले में कोर्ट ने नरेश मीणा को बरी कर दिया है। दूसरे मामले में कोर्ट ने नरेश मीणा को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि कई केस उन पर चल रहे हैं, जिसमें से एक केस में नरेश मीणा को राहत मिली है। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कहते हुए राहत दी गई है निचली अदालत की तरफ से नरेश मीणा को? देखिए, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, ये जो मामला है वो टोक का समरावता प्रकरण वाला मामला नहीं है। ये एक छात्र जीवन से जुड़ा एक आंदोलन का एक मामला है, जिस मामले में उनकी आज निचली अदालत में जो है वो पेशी हुई। उस दौरान एक मामले में एसीजेएम 6 कोर्ट ने जो है वो नरेश मीणा को बरी कर दिया है, जबकि एक अन्य मामले में MM कोर्ट 16 ने उन्हें जेल जो है वो भेज दिया। ये दोनों ही मामले जो है वो छात्र जीवन के दौरान आंदोलन से जुड़े हुए मामले हैं, लेकिन उनकी जो हाईकोर्ट में जो उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है वो 15 जनवरी को होनी है। ये जो मामला है वो छात्र जीवन के दौरान एक बिल्कुल सौरभ, जब समरावता थप्पड़ कांड सामने आया था तो उस वक्त खुद यहाँ पर पुलिस अधिकारी ने कहा था कि जितने भी इनके खिलाफ केसेस हैं हर एक फाइल खोली जाएगी। और इसीलिए देखिए, किसी में राहत मिल जाती है लेकिन किसी में वो जेल चले जाते हैं। ऐसे में मुश्किलें उनकी खत्म नहीं हो रही हैं। कितने केसेस हैं उन पर? जी बिल्कुल, उनकी मुश्किलें खत्म होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। एक मामले में जरूर उनको राहत मिली है और उन्हें कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया है, लेकिन अभी और भी कई केसेस हैं जिनकी लगातार सुनवाइयां जो है वो चल रही है। अब देखना होगा 15 जनवरी वाले मामले में, जिसमें समरावता जो मामला जो इसमें थप्पड़ कांड जो हुआ था, उस मामले में हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका स्वीकार करता है नहीं करता, ये 15 जनवरी को चलेगा। लेकिन ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये 2 केसेस थे जिन पर निचली अदालत ने सुनवाई की। इसमें से छात्र आंदोलन से जुड़े एक केस में नरेश मीणा को राहत मिली है। अब सबकी नजर हाईकोर्ट पर टिकी हुई है, चूंकि जमानत की मांग हाईकोर्ट से समरावता थप्पड़ कांड में नरेश मीणा ने की है। खबर झुंझुनू से है। यहाँ पर हेरिटेज नगरी मंडावा के आनंदपुरा मोहल्ले में इन दिनों पेयजल का संकट गहराया हुआ है।
आनंदपुरा मोहल्ले में पेयजल सप्लाई के दोनों ट्यूबवेल बीते 20 दिन से खराब पड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि आनंदपुरा मोहल्ले में पेयजल सप्लाई के लिए बनाए गए ट्यूबवेल की बीते 20 दिनों से मोटर जली हुई है। मोटर जलने के कारण इलाके में पेयजल आपूर्ति बंद पड़ी है। समस्या को लेकर लाइनमैन से लेकर जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया, मगर जलदाय विभाग के अधिकारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। मोहल्ले में दोनों ट्यूबवेल खराब है, आनंदपुरा खड़े के पास वाली और जो बड़ वाले बालाजी के पास वाली। लाइनमैन को बोल दिया, वाटर वर्क्स में 2 बार ब्रह्मदत्त जी को बोल दिया, सब बोल रहे हैं कल कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे। चेयरमैन जी नरेश सैनी को बोल दिया, वो भी बोल रहे हैं 3 दिन से मैं परेशान हूँ, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। छोटी काशी पर्यटन नगरी बूंदी में गंदगी को दूर कर उसे साफ कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल फेडरेशन और मैरिज गार्डन एसोसिएशन आगे आया है। इसी कड़ी में होटल और मैरिज गार्डन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर की मौजूदगी में बैठक की। कचरे के ढेर से अटी बूंदी को साफ करने के लिए अभियान चलाया गया। मंत्री नागर ने कहा कि बूंदी में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। ऐतिहासिक विरासत और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से यहां देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। बूंदी जिले को कैसे स्वच्छ बनाए, बूंदी जिले को कैसे बूंदी को स्वच्छ सुंदर बनाए, यहाँ पर्यटक आए और यहाँ रोजगार के अवसर बढ़े। इन्होंने बीड़ा उठाया कि शहर को साफ करने में हमारा पूरा सहयोग देंगे। मेरी यहाँ से सभापति महोदया से भी बात हुई है और उनको भी निर्देश दिए हैं। उनका भी ये विषय है कि कैसे जल्दी से जल्दी यहाँ के शहर को सुंदर बनाया जाए। उन्होंने इसके लिए यहाँ के जो टिप्पर खराब थे उनके रिपेयर मेंटेनेंस के लिए दे दिया है। लगभग 24 टिप्पर ठीक होकर के आएंगे, कचरा जल्दी उठने लगेगा। तो बूंदी को स्वच्छता अभियान में ले जाने के लिए, स्वच्छता प्रदान करने के लिए जो प्रयास चालू किए कि हम आने वाले समय में बूंदी को स्वच्छ बना देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि होटल फेडरेशन, यहाँ के व्यापार महासंघ, यहाँ के रोटरी क्लब, यहाँ की सभी संस्थाएं इसमें भागीदारी निभाएगी और हम आने वाले समय में बूंदी को एक पर्यटन नगरी के रूप में स्वच्छता प्रदान करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इसमें होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, कोटा संभाग जो भी मदद होगी हम पंपलेट बंटवाएंगे, डस्टबिन बंटवाएंगे। पतंगबाजी में घायल होने वाले पक्षियों को लेकर पशुपालन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आज से 30 जनवरी तक पशु चिकित्सा संस्थान सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे और मौके पर घायल परिंदों के इलाज के लिए मोबाइल यूनिट भी तैनात रखेंगे। मकर संक्रांति के मौके पर राजधानी जयपुर का आसमान सतरंगी नजर आएगा। कल तमाम लोग छतों पर चढ़कर पतंगबाजी का लुत्फ जो है वो उठाएंगे, लेकिन इस दौरान पक्षियों के घायल होने की भी आशंका जो है वो बनी रहेगी। इस लिहाज से पशुपालन विभाग अलर्ट है और विशेष इंतजाम जो है वो राजधानी जयपुर के तमाम पशु चिकित्सालयों में किए गए हैं। इस वक्त डॉक्टर अंजू प्रधान हमारे साथ मौजूद है। मैडम, किस प्रकार के इंतजाम कल को लेकर किए गए? सर, हम सभी डॉक्टर्स की ना 6 से 6 ड्यूटी है और हमने पिंजरे लगाए हुए हैं। यहाँ पे कोई भी पक्षी आता है घायल अवस्था में होता है तो उसका प्रॉपर इलाज किया जाएगा। हमारी मोबाइल यूनिट पूरी तैयार है हमारे पूरे संसाधनों के साथ। तो कितने राजधानी के कितने अस्पतालों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है? ये पूरे 14 सैटेलाइट हॉस्पिटल हैं जयपुर रेंज में, उनमें सब में यही व्यवस्था है। 6 से 6 पूरे खुले रहेंगे। तो अच्छा, ये बताएं कि किस वक्त जो है वो पक्षियों के घायल होने का समय जो है वो ज्यादा होता है? क्योंकि बताया जाता है सुबह और शाम। सुबह और शाम, मेनली सुबह और शाम जब पक्षी आते हैं और शाम के वक्त जब अपने घोंसलों में जाते हैं उस वक्त ज्यादा रहती है, दोपहर में कम आशंका रहती है। इस वक्त जब आप कल मकर संक्रांति है लेकिन अभी से ही पतंगबाजी जो है वो शुरू होगी, तो अभी से ही पक्षियों को घायल पक्षियों का बिल्कुल। सुबह भी आए हैं, 2 कबूतर आए हैं घायल अवस्था में, उनको हमने ड्रेसिंग करी है अच्छे से। और अगर दिल में जज्बा और जुनून हो तो फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती, आप छोटे हो या फिर बड़े। ये कहानी मात्र 15 साल की सानिया की है। देश की बेटियों को जागरूक करने और जुनून है उनका शहीदों के सम्मान करने का। तभी तो सर्दी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की मैराथन कर रही हैं। सानिया ने श्रीनगर से लाल चौक से अपनी तिरंगा मैराथन यात्रा शुरू की। सानिया 1200 किलोमीटर की मैराथन पूरा करते हुए झुंझुनू पहुंची। उन्होंने बताया कि 121 दिनों में 4000 किलोमीटर लंबी मैराथन को पूरा करने का उनका लक्ष्य है। सानिया रोजाना 40 से 50 किलोमीटर की मैराथन कर रही है। बता दें कि सोनिया रोखी पांचाल हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है।
मैंने श्रीनगर लाल चौक से मैराथन स्टार्ट करी थी और ये कन्याकुमारी तक की है। टोटल 4000 किलोमीटर की ये मेरी यात्रा है। तो आज कल मैं राजस्थान में आ गए थे, तो आज तक मेरा हो गया 1200 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है। तो 121 दिन का मेरा टारगेट है और कोशिश है कि 100 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाए।